जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आज हमने स्टार्ट करना है साइंस का 5वां मॉक टेस्ट। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट इससे पहले हम कर चुके हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो पहले 4 मॉक टेस्ट हमने लिए हैं जीके के भी और साइंस के भी, ठीक है, वो सभी आपको मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, चैनल में जाना है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आपको सब मिल जाएंगे, साइंस के मॉक टेस्ट भी और साथ में जीके के मॉक टेस्ट भी। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। प्री स्टडी मटेरियल आपको इस नंबर से मिल जाएगा। चैनल पे जो नए हैं नंबर को सेव कर लें भाई। ठीक है, जय हिंद लिखें और व्हाट्सएप कर दें, साथ में अपना नाम और अगर सिटी लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम तो जरूर यूज करते होंगे, अगर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो मैसेज करो, इंस्टाग्राम को पे फॉलो करो। ठीक है ना, क्विज देनी है तो यहाँ पे स्टोरी चेक कर लिया करो। ठीक है, तो चलो फिर जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। इट मींस कि जो हमारा हार्ट है उसका रिप्लेसमेंट पहली बार किसके द्वारा किया गया। ठीक है ना, आजकल आपने देखा है मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति का जो हृदय है, दिल है, उसको हम दूसरे में भी फिट कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो सबसे पहले काम किसने किया था, ये आपने बताना है। बस सिंपल सा प्रश्न है आपका। तो ये 4 ऑप्शन है, आप एक बार चेक कर लो। विलियम हार्वे, एफजी हॉपकिंस, लुइस पास्चर या बर्नार्ड। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, बर्नार्ड। ठीक है ना, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात हो रही है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे वो साउथ अफ्रीका से थे, साउथ अफ्रीका से। उन्होंने ऐसा पहली बार करके दिखाया था दुनिया में। ठीक है ना, उन्होंने एक व्यक्ति के हार्ट को रिप्लेस करके दूसरे व्यक्ति में फिट कर दिया और उनको जीवित कर दिया। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, और यहाँ पे एफजी हॉपकिंस ये विटामिन की खोज से जुड़े हैं। ठीक है ना, विटामिन की खोज अगर आपसे पूछी जाए तो किसने की है, एफजे हॉपकिंस ने की है। ठीक है ना, और लुइस पास्चर के बारे में आपको बता दूं, लुइस पास्चर कौन थे, लुइस पास्चर वो थे जिन्होंने दूध को पॉस्चराइजेशन करने की जो टेक्निक थी वो खोजी थी, और साथ में जो रेबीज बीमारी है उसका जो इंजेक्शन है, टीका है, ठीक है ना, जिसको हम टीका बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, वो लुइस पास्चर ने बनाई थी। ठीक है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हमें बताया था। ठीक है ना, हमारी पूरी बॉडी में जहां जहां से हमारा रक्त फ्लो करता है, ठीक है ना, जैसे हार्ट ने पंप किया फिर कहां पे जाएगा, किडनी में जाएगा, गुर्दे में जाएगा, जो भी है पूरा का पूरा जो परिसंचरण तंत्र है हमारी बॉडी में रक्त का, कि रक्त यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है, वो सारा कंप्लीटली किसने बताया था, वो बताया था विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र पूछे तो विलियम हार्वे, विटामिन की खोज पूछे तो एफजे हॉपकिंस, रेबीज का रेबीज की वैक्सीन पूछे, रेबीज का टीका पूछे तो लुइस पास्चर, और आर्टिफिशियल नहीं, हार्ट की रिप्लेसमेंट पूछे तो बर्नार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, है ना, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, मतलब किसने बताया था। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पास्चर, अरस्तु, मेंडल और डार्विन। ठीक है ना, तो आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपनी तरफ से। ठीक है, मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर क्या है, चार्ल्स डार्विन, डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन जो थे इन्होंने विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। ठीक है ना, कैसे कैसे विकास हुआ है, जो हमारे जीव जंतु है या हम हैं, ठीक है ना, मानव है, इनका विकास कैसे हुआ, कैसे एक ही जीव से अलग अलग जीव जो है वो बने हैं, वो सारा इन्होंने बताया था। ठीक है ना, बताया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो पास्चर, लुइस पास्चर, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के हटाऊं लुइस पास्चर ने क्या क्या किया। अरस्तु, अरस्तु के बारे में आपने याद क्या रखना है, अरस्तु एक तो जो सिकंदर थे, है ना, जो विश्व विजेता जिन्हें कहा जाता है महान सिकंदर, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता या जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं, तो एडवर्ड जेनर एक व्यक्ति हैं, ये आपने बताना है ये किस रोग से जुड़े हैं, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, वीडियो को पॉज करना है आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन क्या है, चेचक, लकवा, आंत जवर या विसूचिका। ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन है और राइट आंसर मैं इसका बता देता हूं आपको, इसका राइट आंसर है ए, चेचक। राइट आंसर क्या है, ए, चेचक। ठीक है ना, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक जो रोग था, स्मॉल पॉक्स, ठीक है ना, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स,
किस रोग की वैक्सीन बनाई थी, ठीक है ना, जो टीका है वो बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है ना, जो विश्व विख्यात नोबेल पुरस्कार है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, या आप ये भी बोल सकते हो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, वो मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस फील्ड में मिला था, ठीक है ना। आपको सभी को पता होगा जो नोबेल पुरस्कार है वो अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है, तो बस वही बताना है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस योगदान में, किस क्षेत्र के योगदान में दिया गया था। चार ऑप्शन आपके पास है, जैव रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य या अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, चिकित्सा विज्ञान। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना के नाम से आप सोच रहे होंगे कि ये भारत को मिला था नोबेल पुरस्कार। जी नहीं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना का जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिका को मिला था, क्योंकि जिस समय डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नोबेल पुरस्कार मिला उस समय वो भारत के नहीं अमेरिका के सिटीजन थे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये अमेरिका के सिटीजन थे, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिका का नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। दूसरी बात, नोबेल पुरस्कार के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा, स्वीडन देश के द्वारा। और एक नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है, वो पूछ लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आपने याद रखना है स्पेशल, बाकी सारे नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश देगा, बस जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे देश देगा, ठीक है ना। तो पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे देश देगा, ठीक है ना, नॉर्वे, ठीक है ना, नॉर्वे देश देगा शांति, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने, नॉर्वे देश देगा शांति के क्षेत्र में और स्वीडन देश देता है बाकी सभी क्षेत्रों में, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, स्टेथोस्कोप का आविष्कार आपने बताना है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, वीडियो को पॉज करना है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं मैं आपको बोल देता हूं, जेनर, लेनेक, सेबिन या पॉस्चर, ठीक है, ये चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या है, लेनेक, बी, लेनेक इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो स्टेथोस्कोप है ये एक तरह का यंत्र है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से जो डॉक्टर हैं, अच्छा आपने वो देखा है डॉक्टरों के पास एक हेडफोन होता है, ठीक है ना, ऐसे कानों में लगाते हैं और ऐसे मरीज को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह का कुछ होता है हेडफोन, हेडफोन टाइप, ठीक है, हेडफोन तो नहीं हम बोल सकते, एक हेडफोन टाइप होता है ऐसे, है ना, इसको मरीज की चेस्ट पे या पीछे पीठ पे लगा लेते हैं इसको यहाँ से, और ये कानों में लगा लेते हैं खुद, ठीक है ना। तो बस वही है स्टेथोस्कोप, ठीक है, वही है ये स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये दिल की धड़कन वगैरह सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु यानी जो बैक्टीरिया है ये आपने बताना है ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये चार ऑप्शन आपके पास है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अपने वीडियो पॉज करके। तो लुईस पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या टोरिसेली, ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक, इसका राइट आंसर क्या है, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो बैक्टीरिया था वो खोजा गया था, ठीक है ना, याद रखना है आपने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिकता के जो नियम है उनके जन्मदाता कौन है, जो आनुवंशिकता की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, डार्विन, वेलेस, मेंडल या लेमार्क, ठीक है। तो ये जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन है जो जीव विज्ञान के ऊपर मैंने डाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि जीव विज्ञान के ऊपर देखो साइंस के आपके 15 क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन जीव विज्ञान के होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो जीव विज्ञान का रहता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान को थोड़ा आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता थे मेंडल, ठीक है ना, सर ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल ये जो थे, ठीक है ना। और कई बार पूछ लेते हैं कि मेंडल ने किस चीज के ऊपर रिसर्च की थी अपना आनुवंशिकता का नियम देने के लिए, तो इन्होंने मटर के दाने के ऊपर रिसर्च की थी, मटर के दाने के ऊपर, ठीक है ना, या मटर पे आप लिख सकते हो, ठीक है, मटर के ऊपर रिसर्च की थी इन्होंने, ठीक है।
तब इन्होंने ये जो अपना नियम था आनुवंशिकता का, क्या होता क्या है ये सारा सिस्टम, ठीक है ना, क्या है ये, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, हम देखते हैं कि जो पिता के गुण है ना, वो अपने बच्चों में जाते हैं, या फिर जैसा जैसा रूपरेखा, जैसा शरीर, या जो भी स्टाइल है पिता का ना बोलने का, वो डिट्टो वो बच्चों में वैसे ही होता है, ठीक है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो वही सब कुछ क्या है, वही वंश, आप इसमें वर्ड देखो, वंश आया ना इसमें, वंश है ना, तो वंश चल रहा है जैसे, तो वो सारा कुछ क्या है आप उससे रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है ना, वो सारे नियम इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका, उनकी जो स्टडी है, उनका जो अध्ययन है, उसे हम क्या बोलते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। वीडियो को पॉज करना है आपने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन प्रश्न आपका है ये, और ऑप्शन क्या है, न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ओंकोलॉजी और सीरोलॉजी। तो ये ओंकोलॉजी है, ओंको, ठीक है ना, ओंकोलॉजी। और इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर भी ओंकोलॉजी ही है, ठीक है ना, ओंकोलॉजी। कैंसर की स्टडी या कैंसर से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं, जो बीमारी है कैंसर से संबंधित, उन सब की स्टडी, उन सब का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, सभी को पता है ना, कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इसलिए उस बीमारी को कम नहीं आंकना चाहिए। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी को कम नहीं आंकना चाहिए। आंकना, तो आंकना वर्ड आ गया ना, तो आंको, ठीक है ना, या कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, इसको कम मत आंको, ठीक है ना, इसको कम मत आंको, तो आंकोलॉजी। ओके, इसको आप ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली, इनमें से किसके अध्ययन को हम, किसकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, अर्थिनोलॉजी उन्होंने लिख दिया है टीम ने, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने बताना है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली, और इसका राइट आंसर क्या है, पक्षी, ठीक है। पक्षियों की स्टडी को, पक्षियों के अध्ययन को ही कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम बाय ट्रिक याद रख सकते हैं। देखो, पक्षियों को मारने से क्या हो जाता है, पक्षियों को मारने से हो जाता है अनर्थ, ठीक है ना। तो पक्षियों को मारने से क्या हो जाता है, पक्षियों को मारने से हो जाता है अनर्थ, और पक्षियों की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो आपने ये वर्ड कनेक्ट कर लेना है, अनर्थ को ऑर्निथो से, ठीक है ना, अनर्थोलॉजी, या आप इसको अनर्थोलॉजी ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वहां पे लिखना थोड़ी है, आपको तो ऑप्शन मिलेंगे, आपने तो बस वहां से ऑप्शन उठाना है, ठीक है ना। तो आप इसको अनर्थोलॉजी ही पढ़ लो, ठीक है ना, अनर्थोलॉजी, ठीक है ना। पक्षियों को मारना या पक्षियों की स्टडी अनर्थोलॉजी, ऐसे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखना है। और पक्षियों से रिलेटेड आपने 2-3 पॉइंट और याद रख लेने हैं, जैसे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी है शतुरमुर्ग, ठीक है ना, शतुरमुर्ग याद रखना है आपने, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है ना। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग, हमिंग बर्ड, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा आपको मैंने बता दिया ऑस्ट्रिच, ठीक है। और चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये आपने याद रखना है। चमगादड़ उड़ता बेशक है, पर हर उड़ने वाली चीज पक्षी नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने, चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी जीव है। क्या है, स्तनधारी जीव, चमगादड़ क्या है, स्तनधारी जीव है, ठीक है। नेक्स्ट, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, ये 4 ऑप्शन है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ये सभी, ठीक है। तो आपने बताना है उर्वरक, उर्वरक होता है खाद जो हम खेतों में डालते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं, जैसे यूरिया वगैरह हम डाल देते हैं, ठीक है ना। तो वही आपने बताना है कि उसके ज्यादा ज्यादा प्रयोग करने से, खेतों में ज्यादा से ज्यादा खाद गिरने से क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है ये सभी, ठीक है ना, ये सभी होंगे भाई। मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है ना, तो मिट्टी का प्रदूषण भी होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा खाद गिरेंगे तो मिट्टी दूषित होगी, ठीक है ना, उसमें ज्यादा केमिकल जाएंगे तो वो दूषित होगी है, तो मिट्टी का प्रदूषण भी हो रहा है। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण कैसे होगा, जैसे हम खेतों में पानी वगैरह देंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा मिट्टी में ज्यादा केमिकल होंगे, ज्यादा फर्टिलाइजर उसमें मिलेगा, ज्यादा खाद मिलेगा,
तो वो पानी जब उसमें खेत में खड़ा होगा तो वो पानी भी दूषित हो जाएगा, और वही पानी जब अंडरग्राउंड वाटर में मिलेगा जाके तो वो वहां के पानी को भी दूषित कर देगा, ठीक है ना। वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण भी होगा क्योंकि ज्यादा खाद वगैरह से इस्तेमाल करने से, या जैसे हम फसलों पे छिड़काव वगैरह करते हैं तो वहां से क्या है वो वायु में भी मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, ठीक है ना। क्या अवशोषित करती है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, या सभी विकिरणों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो जो ओजोन परत है वो यूवी किरणों को अब्जॉर्व करती है, अवशोषित करती है। अवशोषित करने का मतलब है सोख लेना, ठीक है ना। क्या कर लेना, सोख लेना। तो जो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, चलो। जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है ना, जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी होगी, और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सबसे पहली जो परत है उसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। क्या बोलते हैं, शोभ मंडल, ठीक है। शोभ मंडल के बाद एक दूसरी परत चल जाती है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है। इस समताप मंडल में, इस समताप मंडल के निचले हिस्से में, इस समताप मंडल के निचले वाले हिस्से में आपको मिलेगी ओजोन परत। क्या मिलेगी आपको, ओजोन परत। तो आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि ओजोन परत, ओजोन परत जो है वो वायुमंडल के किस मंडल में मिलेगी, किस परत में मिलेगी। तो ओजोन परत आपको समताप मंडल में मिलती है, ठीक है ना। अगर आपको हाइट पूछे तो ये 50 किलोमीटर तक मिलेगी बस, ठीक है ना। 10 किलोमीटर से लेके ये 50 किलोमीटर तक के एरिया में आपको ये परत मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको 50 तक मिलेगी। ये पूरी पृथ्वी के आस इर्द गिर्द है, ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, ठीक है ना, प्रकाश आता है, किरणें आती हैं, विकिरणें आती हैं, जो भी, उनमें एक किरण होती है यूवी, अल्ट्रावायलेट। कौन सी होती है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, या फिर हम इनको पराबैंगनी भी बोल देते हैं, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को ये जो ओजोन परत है ये अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और हमारी पृथ्वी तक नहीं आने देती। और इसका हमें फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच जाएं, अगर ये पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंच जाएं तो हमारी त्वचा को कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर, ठीक है ना। ये भी याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वायु, जो हमारा वायुमंडल है इसके ऊपर भी काफी बैड इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे बर्फ वगैरह है जो हमारे पहाड़ों पे, वो सारी पिघल जाएगी, बाढ़ वगैरह, काफी ज्यादा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। उस मतलब ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी ये, ठीक है ना। तो ओजोन परत हमें सेफ रखती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी यानी पराबैंगनी। तो चाहे आपको यूवी ऑप्शन में मिले, चाहे आपको अल्ट्रावायलेट ऑप्शन में मिले, चाहे आपको पराबैंगनी ऑप्शन में मिले, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो ओजोन परत अभी आपने देखा है, पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द हमें क्या मिलेगी, ओजोन परत मिलेगी। और उस ओजोन परत में अब बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण छेंक भी होने लगे हैं, छेंक यानी छिद्र, ठीक है ना, होल। तो उसमें होल भी होने लगे हैं। वही आपने बताना है कि सबसे पहली बार जो होल देखा गया था वो कहां पे देखा गया था, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, या फिर अलास्का के ऊपर। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है बी, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। तो अंटार्कटिका के ऊपर आपको, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे पहली बार जो ये ओजोन होल है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना, मिला था। और उसके बाद हमने काफी सारे एफर्ट किए हैं ओजोन परत को बचाने के लिए, ठीक है ना। काफी गैस थी जो हम इन्वायरमेंट में छोड़ते थे, जैसे पहले एसी या फ्रिज वगैरह में हम एक गैस यूज करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है ना, याद भी रख सकते हो आप, नो इशू। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस हम यूज करते थे एसी और फ्रिज वगैरह में, ठीक है ना। और ये, इस गैस ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है ओजोन परत को, ठीक है। बट अब हमने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC गैस, ये यूज करना बंद कर दिया है।
अब इसकी जगह हम फ्रीओन गैस यूज कर रहे हैं, फ्रीओन। तो ये भी आ जाता है कि आजकल एसी या फ्रिज वगैरह में हम कौन सी गैस यूज करते हैं, फ्रीओन गैस। नुकसान इसका भी है। नेक्स्ट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में अब ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 7 अप्रैल, 6 अगस्त, 5 जून या 16 जून। राइट आंसर इसका आप सभी को पता है, 5 जून, ठीक है ना। 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जून में एक हम और डे मनाते हैं, 21 जून को योगा दिवस, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, याद रखना था आप सभी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो एक आंदोलन हुआ था चिपको, ये आपने बताना है ये किसके विरुद्ध था। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल प्रदूषण के विरुद्ध था, वन कटाई के, या ध्वनि प्रदूषण के, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है वन कटाई, ठीक है। चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई के विरुद्ध था। और ये कहाँ पे हुआ आंदोलन? ये आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। होता क्या है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, या आप जो भी बोलो, डेवलपमेंट या रोड चौड़ा करना है, ठीक है ना, कुछ इंडस्ट्री लगानी है, तो जंगल उत्तराखंड में, उत्तराखंड है जो पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, तो वहां पे जंगलों की कटाई है जो वो शुरू हो जाती है। तो वहां के जो लोकल लोग होते हैं, जो है ना, वो क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए उसको चारों तरफ से घेर के, या आप उसको बोल सकते हो कि उसको हक करके खड़े हो जाते थे पेड़ों को, ठीक है ना, जो पेड़ थे, और उसको मतलब काटने नहीं देते थे वो, ठीक है। तो वही था एक चिपको आंदोलन, उसको चिपक जाते थे, ठीक है ना, क्या चिपक जाते थे उसको, ठीक है ना। जो पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उन सबको ऐसे चिपक जाते थे सभी के सभी, और फिर उसको काटेंगे कैसे, अगर उसके साथ सारे के सारे जब चिपक ही गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पेड़ उन्होंने बचाए हैं। और ये आंदोलन किसने शुरू किया? सुपर इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। चिपको आंदोलन जो शुरू किया था वो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है ना, सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, याद रखना है। और वीडियो कैसी लग रही है ये भी आपने कमेंट करके बताना है। आप कमेंट करते नहीं हो, ठीक है, वीडियो देख लेते हो, कमेंट करते नहीं हो, रिस्पॉन्स आपका 0 आता है। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए थे तो वहां पे ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, तो वहीं से उठाया ये क्वेश्चन मैंने, और लेवल काफी अच्छा है क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखो आप इसके, हाइड्रोफाइट्स, मेजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जीरोफाइट्स, ठीक है, जीरोफाइट्स। ये जो पौधे होते हैं ये रेगिस्तान में होते हैं, इन्हें हम जीरोफाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे और ऑप्शन देखो आप, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो वर्ड का मतलब है जल, तो जल में जो पौधे उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। और जो धरती पे, स्थल मंडल पे, जहां पे हम रहते हैं, लैंड पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो पौधे उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेसोफाइट्स, ठीक है। और जो रेगिस्तान में उगते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। वीडियो को शेयर करना है भाई आपने, कमेंट्स करना है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जो आपके ग्रुप्स हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जितने भी ग्रुप्स आपके बने हुए हैं उन सब में आपने शेयर करना है भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद।